नमस्ते दोस्तों। ये जो मुगलों का टॉपिक है हमारे देश में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कभी भी मुगलों का नाम आएगा तो हमेशा दो टीम बन जाती हैं। एक गुट के लोग कहने लगते हैं कि मुगल बहुत अच्छे थे और दूसरों का कहना होता है कि मुगल बहुत बुरे थे, उन्होंने हम पे अत्याचार किए। अब इन दोनों में से कौन सच बोलता है? दोनों अपनी अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरली ये समझ में नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन, हमें से मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूं कि कोई भी आदमी हो, उसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके तीन चार सोर्सेज होते हैं। या तो जो हमें स्कूल कॉलेज में हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है मास मीडिया। मास मीडिया में मूवीज हो सकती हैं, या टीवी न्यूज चैनल्स हो सकते हैं, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, अखबारें हो सकती हैं, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तीसरा, हमें अपने घर से इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताते हैं। और चौथा होता है कि जिनको हम चुनते हैं, जो हमारी सरकार होती है, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इन चारों सोर्सेज को हम कंपेयर करके देखते हैं। अब पहले हम उस गुट की बात करते हैं जिनका कहना है कि मुगल अच्छे थे। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक्स उठा के देखेंगे तो उनमें आपको ये मैसेज बड़ा क्लियरली मिल जाता है कि जो मुगल थे वो बहुत अच्छे लोग थे। अब सबसे पहले मैं टेक्स्ट बुक्स का एग्जांपल लेता हूं। जो एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसमें एक टाइटल है अ यूनिफाइंग फोर्स। तो जहां पे मुगलों का रेफरेंस आया, उनको यूनिफाइंग फोर्स यानी एकता का संदेश देने वाले, देश में एकता लाने वाली ऐसी शक्ति के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया है। और इसमें बताया गया कि जो मुगल थे वो अलग अलग मजहब के लोगों पर राज कर रहे थे, लेकिन वो ये इंश्योर करते थे, वो ये पक्का करते थे कि सबके साथ न्याय हो, सबके साथ जस्टिस किया जा सके। इसमें लिखा है, मुगल क्रॉनिकलर्स प्रेजेंट द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मैनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज, जैन्स, जोरास्ट्रियंस एंड मुस्लिम्स. As a source of all peace and stability, the emperor stood above all religious and ethnic groups, mediated among them, and ensured that justice and peace prevailed. तो वाकई मुगल बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि वो इतनी अलग अलग मजहबों के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन सबसे ऊपर उठकर वो जस्टिस और शांति, न्याय और शांति की बात करते थे और ये ध्यान रखते थे कि सबके साथ ऐसा किया जाए। तो पहला मेजर सोर्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी टेक्स्ट बुक्स हमें बता रही हैं कि मुगल बहुत अच्छे लोग थे। दूसरा सोर्स क्या हो सकता है? दूसरा सोर्स है हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, और स्पेशली जिनको अवार्ड्स मिले हैं। जैसे हमारे जो विनोद दुआ जी हैं, उनको सोनिया गांधी ने अवार्ड दिया है, पद्मश्री, पद्म पुरस्कार मिला है उन्हें। तो ये हमें मुगलों के बारे में क्या बताते हैं, वो भी सुनिए। और मुगल हों या लोधीस हों, वो तो लोग यहाँ पर बसने आए थे। वो यहाँ का पैसा बाहर नहीं ले गए अंग्रेजों की तरह, बल्कि उन्होंने तो बहुत कुछ दिया इस देश को। जी, तो इसका मतलब कि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, इस देश को बहुत कुछ दिया है, लूटा नहीं है। इसलिए हमें मुगलों का सम्मान करना चाहिए। तीसरा सोर्स, अगर हम अपने चुने हुए सांसदों की बात करें, तो एक हमारे सांसद हैं शशि थरूर जी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा अच्छा स्पीच दिया था इन्होंने। अब ये मुगलों की जब बात आती है तब ये क्या कहते हैं, जरा उसे सुनते हैं। But also, they stayed and became us, Sadhguru. Huh? They stayed and became us. There were some invaders who came and looted and left. But for many of the people, such as the emperor who built the Taj Mahal, they are us. They are part of our soil, assimilated into our culture. तो इसका कहना है दे बिकेम अस, कि वो हम जैसे बन गए, वो हमारा ही हिस्सा बन गए, वो लूट के बाहर नहीं लेके गए। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात बोलते हैं कि उन्होंने जो कुछ लूटा था वो यहीं पे खर्च कर दिया। तो ये सोर्स भी हमें यही बताता है कि मुगल जो थे बहुत अच्छे थे। अब जो चौथा सोर्स है वो होते हैं हमारे घर परिवार के लोग, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। उन्होंने या तो हमें कभी बताया नहीं इस बारे में, और अगर कभी बताया है तो उनका कहना था कि मुगल कोई अच्छे लोग नहीं थे, उन्होंने लूटा है, हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं। स्पेशली पंजाब में तो क्योंकि सिखों का एक पूरी परंपरा रही है, तो यहां बताया जाता है कि मुगलों ने हमारे ऊपर बहुत सारे आक्रमण किए थे। अब और कौन है जो मुगलों को बुरा बोलता है, उनके बारे में बात करते हैं। ये जनरली बड़े छोटे लेवल के लोग हैं, मेरे और आपके जैसे लोग हैं, जिन पे पहले ही कोई लेबल चिपका दिया जाता है कि ये जो मुगलों को बुरा बोल रहे हैं, या तो ये गौरक्षक हैं, या ये गौमूत्र पीने वाले हैं, गाय का पेशाब पीने वाले हैं, या ये संघी हैं, या ये भक्त हैं, और या ये 2-2 रुपए पर ट्वीट वाले ट्रोल्स हैं, जो मैं और आप, किसी को भी कहा जा सकता है। तो फिर सच
कौन बता सकता है? तो इसकी एक अथॉरिटी जो हमारे पास है कि ये जो मुगल थे वो अपने आप अपनी बहुत सारी चीजें लिख के गए हैं, तो हम वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जहांगीर की बात करते हैं तो हमारा मास मीडिया, स्पेशली हमारे बॉलीवुड ने उसको एक बड़ा ही रोमांटिक, बड़े ही नरम दिल वाला एक राजा दिखाया है। तो हम उसकी एक किताब पढ़ के देखते हैं कि वो अपने आप हमें हमारे देश के बारे में क्या जानकारी दे सकता है। इस किताब का नाम है तारीख सलीम शाही, उसके अपने नाम पे ही है, और उसने अपने आप लिखी है, उसका ऑटोबायोग्राफी है ये, उसका मेमोयर है। और जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं वो एडवर्ड प्राइस नाम के एक यूरोपियन ने की हुई है। यहां जो मैं पर्टिकुलर इंसिडेंट पढ़ रहा हूं उसके जीवन में से, ये राजपूतों के साथ मुगलों की एक लड़ाई हुई थी जिसमें राजपूतों की जो सेना थी वो 1,20,000 लोगों की थी। मुगलों की सेना उससे बड़ी थी, तो उनको हरा दिया था मुगलों ने। तो उसके बारे में वो क्या बता रहा है, मैं उसको पढ़ता हूं एक बार। To deter others from the commission of similar acts of rebellion towards their sovereign and of ungrateful perfidy towards their benefactor, I directed the bodies of the slain who fell in the defense of Kannauj to the number of 10,000 to be suspended from trees with their heads downwards on the different high roads in the vicinity, and here I am compelled to observe. तो उसने बाकियों को सबक सिखाने के लिए ये जो कन्नौज को बचा रहे थे, जो सैनिक थे, जो राजपूत थे, जो हिंदू थे, उनमें 10,000 की लाशें थी, उनको उसने बोला कि पेड़ों के आसपास उल्टा करके टांग दो ताकि जो भी देखे वो हमारे खिलाफ उठने की कोशिश ना कर सके। तो हालांकि हमें हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे मीडिया वाले हैं, जो सांसद हैं, वो तो बता रहे हैं कि हम जैसे ही बन गए थे, लेकिन हमारे पूर्वज थे जो इनसे लड़ रहे थे और उनकी लाशों को उल्टा लटकाया जा रहा था हमारे पूर्वजों को ये बताने के लिए कि अगर मुगलों के खिलाफ तुम रेबिलियन करोगे, बगावत करोगे, तो तुम्हारा ये हाल होने वाला है। आगे वो क्या कहता है? एंड हियर आई एम कंपेल्ड टू ऑब्जर्व with whatever regret that notwithstanding the frequent and sanguinary executions which have been dealt among the people of Hindustan, the number of the turbulent and disaffected never seems to diminish. यहां पर मैं बड़े खेद से बताना चाहता हूं कि इस तरह की हमने बहुत सारी हत्याएं की हैं, बहुत सारे लोगों को मारा है, बड़े क्रूअल तरीके से मारा है, क्रूरता से मारा है, लेकिन फिर भी यहां पर जो बगावतें हैं वो कभी भी कम नहीं होती हैं, कभी भी कम नहीं हो रही हैं। आगे क्या कहता है? For what, with the examples made during the reign of my father and subsequently of my own, there is scarcely a province in the empire in which, either in battle or by the sword of executioner, 500,000 and 600,000 human beings have not, at various periods, fallen victims to this fatal disposition, to discontent and turbulence. कि मेरे बाप के राज के टाइम पे, यानी अकबर के राज में और मेरे राज में भी 5 से 6 लाख लोगों को मारा गया है, उनके कत्ल किए गए हैं, उनको ज़िबह किया गया है ताकि वो बगावत ना करें, वो हमारे खिलाफ उठे ना, हमारे खिलाफ असंतोष ना पैदा करें। लेकिन फिर भी किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी प्रोविंस में, किसी ना किसी प्रांत में ऐसे लोग उठते ही रहे हैं और लगातार उठते रहते हैं। Ever and anon, in one quarter or another, will some accursed miscreant spring up to unfurl the standard of rebellion. जो मर्जी कर लो, किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई हमेशा बगावत का झंडा लेकर उठ के खड़ा हो ही जाता है। So that in Hindustan never has there existed a period of complete repose. इसलिए हिंदुस्तान में कभी एक भी टाइम ऐसा नहीं था जब हम पूरी शांति यहां पर स्थापित कर सके और यहां पर हम राज कर सके। तो ये जहांगीर, शहजादा सलीम बता रहा है कि जो हमारे हिंदुस्तान के पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे जो, वो इनसे लगातार लड़ते रहे क्योंकि उनको इनकी गुलामी मंजूर नहीं थी। लेकिन आज अगर हम अपने नेताओं को सुने, अपने जर्नलिस्ट को सुने, तो वो हमें इससे बिल्कुल उल्टा इंप्रेशन क्रिएट करके दिखाने की कोशिश करते हैं। अब या तो ये जो जहांगीर था ये भी संघी था या भक्त था, और जिसने ट्रांसलेशन किए डेविड प्राइस ये भी हो सकता है कोई संघी हो या भक्त रहा हो या 2-2 रुपए में ट्वीट करने वाला रहा हो। लेकिन हमें यहां से कम ये क्लियर हो जाता है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन ये है कि कभी भी आपने हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो हमेशा प्राइमरी सोर्सेज पे जाइए। इन जैसे जो दलालों को खड़ा किया गया पिछले 70 साल में कांग्रेस के द्वारा, उन पे विश्वास मत कीजिए। ये ट्रेंड एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले ही शुरू कर दिया था। उससे अंग्रेजों ने 2 किताबें लिखवाई थी,
द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें उसने ये ट्रेंड शुरू किया था मुगलों को अच्छे तरह से दिखाने का, उनको अच्छा पेश करने का। और बीते 70 साल में इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करके, बल्कि इसको और बढ़ा चढ़ा के बताया गया है कि जितने हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियन हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें लिखते हैं, वो भी उतने ही झूठे हैं जितनी बॉलीवुड की फिल्में हैं, जितने छदमश्री पद्मश्री जैसे विनोद दुआ जैसे पत्रकार हैं, और जितने ये शैम्पू किए हुए शशि थरूर जैसे सांसद हैं हमारे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।